नमस्कार साथियों। मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है स्टेट एग्जाम की वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अलग अलग स्टेट के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं 2018 से लेके आई थिंक 2017-18 से लेके अब तक के वो पेपर कर रहे हैं। अब जो हम क्वेश्चन पेपर जो सोल्व कर रहे हैं वो है साथियों हमारे पास स्टेट का क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 में हुआ था। 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसके पहले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मेट हीमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिनेमिया का मतलब क्या है साथियों, इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, हमारे पास जो ये चीज है जिसको हमने ये कहा कि ये मेट हीमोग्लोबिनेमिया है, इसकी अगर बात करें साथियों तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास एक डिजीज है वो किस आयन की कमी या सॉरी किस आयन की अधिकता से होता है, यानी पीने के पानी में किस आयन के अधिक्य से मेट हीमोग्लोबिनीमिया होता है। मेट हीमोग्लोबिनीमिया मैं इसको कहता हूँ। ठीक है, अब इस मान लो इस डिजीज के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल आयन कौन कौन से गिवन है। हमारे पास फ्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन और क्लोराइड आयन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो है हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रेट आयन। क्या है? नाइट्रेट आयन। क्या है भाई? नाइट्रेट आयन होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। नाइट्रेट आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, जब भी हम बात करते हैं कि नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो नाइट्रेट आयन की जो कंसंट्रेशन होती है साथियों, नाइट्रेट आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो सिर्फ 50 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन तक ही हमारी एक्सेप्टेबल होती है। अगर ये नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन, इफ नाइट्रेट आयन कंसंट्रेशन जो है वो मोर देन 50 ppm हो जाए, मोर देन 50 ppm हो जाए, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज हो जाता है, एक रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी को हम कहते हैं मेथेमोग्लोबिनिमिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, यानी नाइट्रेट आयन की अधिक्य से ये रोग होता है पीने के पानी में। अब पीने के पानी में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए भी? सल्फेट आयन के लिए जो एक्सेप्टेबल रेंज है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए अराउंड 500 ppm। ठीक है, 500 सॉरी pm। ठीक है, इस अगर इससे ज्यादा ये हो जाएगी तो ये लेक्सेटिव इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, लेक्सेटिव इफेक्ट शो करते हैं सल्फेट आयन। अगर फ्लोराइड आयन है, जैसा कि ये तो बहुत ही कॉमन है, राजस्थान में और हरियाणा में तो बहुत कॉमन है। ठीक है, फ्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है अगर वो ज्यादा हो जाती है 2 ppm से, 2 ppm ओनली, 2 पार्ट्स पर मिलियन, यानी हर 10 लाख में अगर सिर्फ 2 पार्ट है, उससे अगर ज्यादा हो जाए, 3 पार्ट भी अगर हो जाए, तो भी ये क्या कह देता है, ये ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ। क्या कर देते हैं? ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ, यानी आपके दांत जो है, स्पेशल आपकी जो जाड़ होती है वो गल जाती है। ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ यानी टूथ डिके आपका शुरू हो जाता है, किसकी वजह से? फ्लोराइड आयन की वजह से साथियों। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट आयन की कमी की, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 50 ppm के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो ये रोग हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 क्वेश्चन जो है इसमें आपको आपसे पूछा गया था कि बीसीसी, एफसीसी या फिर सिंपल क्यूब जो है, इनके अंदर जो डी है यानी डायमीटर, जो स्फेयर का या जो एटम है उसका डायमीटर और जो रेडियस है उसके बीच में, या ए इसने दे रखा है एज लेंथ के एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये डिलीट हो गया था भाई। ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड था 2021 वाले पेपर में, ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया था। क्लियर? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि सिंपल क्यूब जो होता है ना, सिंपल क्यूब, उसके अंदर ये स्पेसिंग वाला जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए बाई टू आता है। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बाई टू आता है। तीसरे का सी ही रहना चाहिए।
एचसीपी जो होता है उसके अंदर जो डी होता है वो ए अपॉन में रूट टू होता है, ए अपॉन में टू रूट टू। ठीक है, ए अपॉन में टू रूट टू यहाँ पर किसी में नहीं गिवन है, इसीलिए ये कैंसल आउट करना पड़ा था, क्योंकि ये एचसीपी आपके पास पता ही है आपको। बीसीसी की अगर बात करते हैं तो उसमें डी का फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट 3/4 होता है, ए अंडर रूट 3/4 होता है। ये भी किसी में नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट ही करना पड़ता, मिसप्रिंट हो गया, इसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। साथियों देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। अगर वो आपसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ ले तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव के अगर बारे में हम बात करें साथियों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन the quantity or size। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट, यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें किसमें गहन गुण होता है। कौन सा गहन गुण है, मतलब गहन गुण क्या होता है उसके अंदर, जब वो उसकी संख्या, यानी जो भी हमारा पदार्थ है उसकी संख्या कितनी है या फिर उसका जो साइज है वो कितना है, उसके ऊपर जब वो डिपेंड नहीं करता, यानी क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर के ऊपर जब डिपेंड नहीं करती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर उसको हम कहते हैं गहन गुण। ठीक है, जो कि आकार और नंबर कितना है उस पर डिपेंड नहीं करते, संख्या और आकार पर जो डिपेंड ना करे उसको हम क्या कहते हैं, गहन गुण या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला आंसर ये हमारा सही हो जाता है, टेम्परेचर जो है ना वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है साथियों, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डिपेंड करती है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट, यानी कि जो क्वांटिटी और साइज जो मैटर का है सिंपल के अंदर, उसके ऊपर अगर डिपेंड करती है तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मैं इनके सबके एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, जैसे इंटरनल एनर्जी, मास और वॉल्यूम, ये तो तीनों इसी के एग्जांपल हो गए। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यू, मास, वॉल्यूम, ये एच आपका एंथैल्पी, सीपी और सीवी, ये भी इसी के क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर के साथ आपका डेंसिटी आ गया, डेंसिटी के साथ आपका आ गया प्रेशर आ गया। ठीक है, तो ये मेन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी थी तो हमने आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114 पे। इस क्वेश्चन में हमें एक अल्काइन दिया है, उस अल्काइन की रिएक्शन हमसे करवाई है। एक बार तो H2PdVSO4 और दूसरी बार सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई है। तो एक बात याद रखना साथियों, ये दोनों ही टाइप की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। एक्चुअल में एक तरीके की रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन है, ये भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ये जो रिएक्शन होती है H2 और PdVSO4 की जब रिएक्शन होती है तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होती है। ये वाली किसके लिए यूज होती है, यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हल्का फुल्का हाइड्रोजनेशन जब करवाना हो तो H2PdVSO4 यूज करते हैं। अब इसकी एक और खास बात क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। ये कैसी होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव होती है साथियों। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एंड यूजेस सिन एडिशन, और इसमें कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है साथियों। कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होगा वो ऐड होगा एट टू सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, एट टू सेम साइड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है इसके अंदर उसके सेम साइड पे हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे तो वो सिन एडिशन कहलाएगा। अगर वो अपोजिट साइड में ऐड होते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटी एडिशन या विपक्ष में आपका जुड़ना कहते हैं। ये समपक्ष या विपक्ष, हिंदी में इनको समपक्ष और विपक्ष कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समपक्ष और विपक्ष कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, सिन एडिशन का मतलब होता है समपक्ष, सेम साइड, एक ही साइड में जुड़ना मल्टीपल बॉन्ड के। क्लियर है, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा
एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, सीधी सी बात है। जब भी आपके पास सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज हो जाए कभी भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। ये एक बाय नेम रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों, बर्च रिडक्शन बोलते हैं। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना, एड टू ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड में ऐड हो जाते हैं ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड के अपोजिट साइड में हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और सॉरी, एक मिनट रुको, इसको रब कर देता हूँ थोड़ा, फिर से बना देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड सी, इधर आर, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन। इससे हमेशा बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास ट्रांस एल्कीन रहेगा। बर्च रिडक्शन से क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। ऊपर वाले से कौन सा बनेगा, सिस एल्कीन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले वाले से सिस एल्कीन बनेगा और दूसरे वाले से ट्रांस एल्कीन बनेगा साथियों। ठीक है, पहले वाले से तो सिस एल्कीन और दूसरे वाले से ट्रांस एल्कीन बनेगा। बर्च रिडक्शन जब भी आ जाए आपको याद रखना है एंटी एडिशन होता है। ठीक है, और इसमें जो विनाइल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग रिडक्शन, वो ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब वो ट्रांसफॉर्म में होता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, ये क्या आता है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो सीधी सी बात है, क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो आपकी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है साथ ही। वॉल्यूम कांस्टेंट है ऑफ ए प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एन भी कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ गैस, एन का मतलब अमाउंट, वो भी फिक्स है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स मास के लिए। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। देखो किसकी स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान है आपके लिए ये, आपके लिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी गे-लुसाक्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट है। अब गे-लुसाक्स लॉ का मतलब क्या है, ये कहता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो किसी भी गैस का गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कहने का मतलब स्थिर आयतन पर किसी भी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। ये किसका है, गे-लुसाक का नियम है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर गैस तापमान क्या समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो गे-लुसाक लॉ आ गया। तो अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि जो आपके पास जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ ही। ठीक है, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू में कांस्टेंट। तो यहाँ बॉयल्स लॉ में आपके पास आइसोथर्म बनते हैं। चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है साथियों, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के लिए। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है साथियों, एवोगैड्रो लॉ कहता है इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आपके प्रेजेंट होते हैं हमेशा, इसीलिए उसको एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। कब, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है, एंड मल्टीप्लाइड बाई वी, ये लॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सारे के सारे लॉ बता दिए। तो ये कौन सा है, ये लॉ है आपका गे-लुसाक्स लॉ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे पूछ रहा है साथियों कि मैच द फॉलोइंग फ्रॉम लिस्ट 1 to 2। देखो तो हमें ज्योमेट्रीज की बात करनी है, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री में आपको पता है कि आपको जो लोन पेयर होता है उसको काउंट नहीं करना है अभी के लिए ज्योमेट्री के अंदर। तो अमोनिया आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी होती है कि लोन पेयर ऐसा पड़ा रहता है नाइट्रोजन के ऊपर और ये 3 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है अमोनिया के पास। ट्रायगोनल पिरामिडल का मतलब क्या, वो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, क्योंकि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले
ज्यादा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। साथ क्लियर है ये बात, इससे ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए हमारे पास क्या है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल से थोड़ा छोटा आता है, इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री नहीं आती। तो ए के लिए सेकंड आएगा, ए के लिए सेकंड किसमें, एक में ही है, ऑप्शन देखने ही नहीं, बाकी सीधा ही आंसर आ जाता है। देखो क्लियर, बिल्कुल क्लियर सा आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। हालांकि बाकी का भी हम देख सकते हैं, जैसे ClF3 ये सारा आपकी एनसीईआरटी की बुक से दिया हुआ है। ClF3 जो होता है उसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में वैसे तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्यों नहीं है, ये होती नहीं है क्यों, क्योंकि जो ClF3 है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाती है, एक लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर इधर, और तीसरा लोन पेयर क्लोरीन का इधर आ जाता है। तो एक्चुअल में तो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं ज्योमेट्री में, तो हम क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे। तो एक टी शेप, ClF3 है, सॉरी हाँ ClF3 है भाई, ये तीसरा है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ClF3 का मतलब ये रहा है। तो जो दो लोन पेयर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों गए, एक्सियल पे क्यों नहीं गए, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में ये वाली, मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन है आपके पास, ये कोई भी एटम C है, ठीक है, और ये TPP ज्योमेट्री है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, और जबकि एक्साइल जो पोजीशन होती है उसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा उतना ही रिपल्शन कम। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो अगर इनको हम छुपा लें दोनों को, तो हमारे पास एक इंग्लिश के टी लेटर जैसी शेप आती है, टी शेप, इसलिए हम इसको ClF3 को क्या कहते हैं, टी शेप, बी का 3 आएगा। फिर SO2 जो होता है आपके पास, SO2 जो है वो बेंट शेप में आता है। SO2 क्या आता है, बेंट या फिर वी शेप में आता है। और आपके पास SF4 बचता है, तो SF4 कुछ ऐसा दिखता है, F4, ठीक है, SF4 कुछ ऐसा दिखता है साथ। क्लियर है, ये सीसा जैसी शेप होती है, किसके जैसी होती है भाई, सीसा, वो झूला होता है ना, बच्चों वाला झूला होता है, ये उसके दो पाए हो गए, ये बिल्कुल ऊपर, यहाँ एक इधर बच्चा बैठ गया, एक इधर बैठ गया, झूलते रहेंगे, तो सीसा शेप बोलते हैं इसको, सब 4 को। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 117 में हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा था मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर। तो ग्लिप्टल के मोनोमर कौन कौन से होते हैं साथियों, देखो ग्लिप्टल के जो मोनोमर होते हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, हम ग्लिप्टल के मोनोमर के रूप में इनको जानते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड किसके मोनोमर होते हैं, इनसे बनता है, बनने वाला कौन सा होता है, पॉलीमर ग्लिप्टल होता है। इनसे क्या बनता है, ग्लिप्टल। इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से क्या बनता है, टेरिलीन, या फिर हम इसको किस नाम से जानते हैं, डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं। स्टाइरिन, तो इससे पॉलीस्टाइरिन बनता है, क्या बनता है, पॉलीस्टाइरिन बनता है साथियों। फिनोल फॉर्मेडियाइल से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है, क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। क्लियर है, तो इनके मोनोमर्स भी मैंने साथ में आपको करवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है साथियों, एक रिएक्शन गिवन है और Kp और Kc का रिलेशन जानना है। तो पहली सीधी सी बात है, Kc का रिलेशन निकालते हैं। आपको पता है Kc का रिलेशन कैसे आएगा, NaCl गैसियस जो है उसकी कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई में NO गैसियस की कंसेंट्रेशन इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई में क्लोरीन गैसियस इसकी कंसेंट्रेशन। तो ये आपके पास आ जाता है Kc। अब बात करते हैं Kp के लिए। Kp के मतलब यानी कि हम इसको प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए सीखा हुआ है कि किसी भी गैस को अगर मैं प्रेशर की टर्म में लिखना चाहता हूँ तो P इक्वल टू में क्या होता है, nRT होता है। PV इक्वल टू में क्या होता है, nRT होता है। तो इसीलिए मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या होता है, n बाई वी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। n बाई वी क्या होती है, कंसंट्रेशन, यानी P इक्वल टू में CRT लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही तो मैं इसको गैस की टर्म में जब लिख रहा हूँ तो मैं पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि P NOCl गैस, इसका पार्शियल प्रेशर और उसका स्क्वायर इनटू में RT का स्क्वायर। ठीक है, PRT लिखना है ना मुझे, देखो P इक्वल टू CRT लिखना है, तो कंसंट्रेशन यानी प्रेशर के इक्वल होती है। ओके, गैसियस स्टेट में तो P NO गैसियस इसका स्क्वायर इनटू में RT का स्क्वायर, साथ में P आपका Cl2 गैसियस, क्लियर, और इनटू में RT। तो RT स्क्वायर से RT स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। दोनों ही इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, Kp इक्वल टू में क्या आ जाएगा,
KC/E में RT आ जाएगा, यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो KP इक्वल टू KC अपॉन में RT आएगा साथियों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, राइट आंसर है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल रिलेशन क्या होता है, KP इक्वल टू KC इंटू में RT की पावर डेल्टा n होता है, ये जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होते हैं। आपको इस बात को याद रखना कि सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही काउंट करने हैं इसके लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 119 हमसे क्या पूछता है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। ये स्टेटमेंट किस प्रिंसिपल का है या किस रूल का है, किस सिद्धांत या किस नियम का ये कथन है। तो आपको एक चीज पता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, यही बात कहता है जो इसके अंदर पूछी गई है। तो सबसे पहला जो आंसर है वही हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। वही क्या है, करेक्ट आंसर। यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, उनकी स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए। क्योंकि स्पिन अगर अपोजिट रहेगी, स्पिन क्या रहेगी साथियों, अपोजिट रहेगी। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। अगर स्पिन अपोजिट है तभी इनको स्पिन पेयर्ड पोजीशन भी कहते हैं, तभी उनके क्वांटम नंबर अलग हो सकते हैं। क्योंकि स्पिन के 2 ही पार्ट होते हैं, या तो वो प्लस हाफ काउंट करते हैं या माइनस हाफ काउंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा क्या है, इसमें राइट आंसर है। आपका वो प्रिंसिपल क्या कहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अंदर हम क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हम इनको भरेंगे। क्लियर है। फिर आपके पास है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, किसी सेम सबसेल के लिए कि अगर कोई सेम सबसेल है तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस until all the subshell of same shell are evenly occupied। या फिर आप कह सकते हो कि सिंगली ऑक्यूपाइड भी कह सकते हो। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हम, उनमें भरे नहीं जाते हैं, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास p के 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है साथ, ठीक है, तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही सब में पेयर कर करके रख देंगे। n+l रूल क्या कहता है कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, n की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तब हम n+l के रूल की बात करते हैं। मतलब n+l रूल होता क्या एक्चुअल में, अगर n+l रूल के हिसाब से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, अगर इसकी भी वैल्यू सेम आ जाए तो क्या होगा कि जिसका ग्रेटर नंबर होगा n का, ग्रेटर नंबर ऑफ n या ग्रेटर वैल्यू ऑफ n, तो उसी में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे, उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 हमसे क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 120 में ये पूछा है द एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हमें कुछ डाटा गिवन है, जैसे मान लो मैं आपके सामने कुछ डाटा लिखता हूँ। जैसे हमें साइक्लोहेक्सेन की है, हाइड्रोजन की है, और साइक्लोहेक्सेन की कंबंशन एंथैल्पी दे रखी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन की कंबंशन एंथैल्पी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कंबंशन कैसे होता है भाई, हाइड्रोजन का कंबंशन होता है H2 प्लस में हाफ O2, इससे मुझे मिलता है H2। हाइड्रोजन का कंबंशन, क्योंकि कंबंशन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन जो दे रखी है इसके लिए हुआ -241 किलोजूल पर मोल। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। फिर मुझे क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन की और साइक्लोहेक्सेन की दे रखी है -3800। तो मैं साइक्लोहेक्सेन वाला लिख लेता हूँ। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है, बेंजीन C6H6 प्लस में 15/2O2। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ सीधा का सीधा
6CO2 प्लस में 3H2 आएगा। इसके लिए जो मेरे पास डेल्टा CH यानी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन है वो कितनी है, माइनस का 3800 किलो जूल पर मोल। इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ साथियों। फिर मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन यानी C6H12 है, तो 9O2 आएगा, इधर 6CO2 आएगा, ठीक है, और प्लस में H2O आ जाएगा। क्लियर। और इसके लिए मेरे पास एंथैल्पी ऑफ कंबंशन जो गिवन है साथियों वो कितनी है, माइनस का 3920 किलो जूल पर मोल गिवन है, ठीक है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मुझे निकालनी क्या है, वो फोर्थ इक्वेशन है। तो उसमें मुझसे क्या पूछा, हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मतलब साइक्लोहेक्सेन का मतलब बेंजीन लेना है C6H6 प्लस में हाइड्रोजन को ऐड करवाते हुए जाना है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे तब जाके C6H12 बनेगा। इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें चाहिए, कितनी आएगी, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। अगर मुझे ये निकालनी है तो मैं बेसिकली आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि करना क्या होता है। अगर मुझे फोर्थ निकालनी तो मैं फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा आपका सेकेंड, ठीक है, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर। तो अब मेरे पास क्या है, फोर्थ में कैसे निकालूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास फर्स्ट क्या थी, -241, ठीक है, माइनस में 3800, माइनस में माइनस का 3920। क्लियर। मेरी जो फोर्थ इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी लास्ट में टोटल माइनस का 121 किलो जूल पर मोल। और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है, फोर्थ वाली तो चाहिए थी ना, ये फोर्थ ही तो है, यही तो हमें चाहिए थी हाइड्रोजनेशन वाली, ये वाली वैल्यू चाहिए थी और ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी, इसी की वैल्यू चाहिए थी और ये निकाल दी है। सिर्फ रीअरेंजमेंट है, आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। यहां हमसे पूछा गया साथियों, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। देखो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाना है, तो सीधी सी बात है नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाना है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट, यानी जिंक डाला है, साथ में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो रिडक्शन करवाना है। तो ऑब्वियस है कि आपको यही लगेगा नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है तो H4Cl के साथ, तो आप क्या बना देते हो, इसमें एनिलीन बना देते हो, लेकिन एनिलीन बनता नहीं है साथियों, क्योंकि सपोज करो कि जिंक डस्ट डाला हमने, इसमें NH2 जो है वो यहाँ पर लग गया, तो फिर अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलके वो सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा, इस वजह से एनिलीन तो बनता नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन बनेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन बनेगा साथियों, ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन बनेगा। अब फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन को कैसे लिखते हो आप, ऐसे बनाते हो, यहाँ पर H, ये है आपका फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। एजोबेंजीन क्यों नहीं बनता, अरे एजोबेंजीन में N डबल बॉन्ड N आता है, ये वाला मॉलिक्यूल, एजोबेंजीन इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि अगर हमें एजोबेंजीन चाहिए तो हमें जिंक की रिएक्शन किसके साथ, किसके साथ, जिंक और NaOH की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH लेना पड़ेगा, यानी मेथनॉल एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ये वाला रिएजेंट चाहिए, ये तो हमें गिवन ही नहीं है, तब एजोबेंजीन बनेगा। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा और ये नहीं बनना तो एजोक्सीबेंजीन भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन एक ही बच जाता है, हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन बनता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 में हमसे क्या पूछा साथियों, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि आप ये बताइए, द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन बाई क्रोमाइल क्लोराइड। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको 1 बाई 1 बता देता हूँ कि कौन सी रिएक्शन कहाँ है। तो पहले तो मैं इसी का आंसर लिखता हूँ आपके लिए कि बेंजल्डिहाइड बनाना है किससे, टोल्यूइन से, टोल्यूइन से बनाना है, इसका मतलब CH3 और बेंजीन रिंग हो गया आपके पास, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड का मतलब होता है CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड होता है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट करता है और एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं साथ।
अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाया, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड के अंदर। और ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम होता है साथियों इटार्ड रिएक्शन। इसका क्या नाम होता है, इटार्ड रिएक्शन। बाय नेम रिएक्शन है, क्लास 12 एनसीईआरटी से सीधा का सीधा। इटार्ड रिएक्शन ये रही आपके लिए। चलिए बात करते हैं फिर गेटरमान रिएक्शन कौन सी होती है। ये भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है। गेटरमान रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होता है N2+X-। और आप इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HX के साथ, जहाँ X क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। आपके पास क्या बनता है, C6H5X, यानी आप हेलोएरिन बना लेते हैं। ये गेटरमान रिएक्शन होती है। क्लियर। फिर मैं आपको बताता हूँ कि गेटरमान कोच कौन सी होती है। गेटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। वैसे तो कोक होता है ये, गेटरमान कोक रिएक्शन। तो कोक रिएक्शन क्या है, गेटरमान कोक रिएक्शन क्या होती है साथियों। तो गेटरमान कोक रिएक्शन में क्या होता है कि हम बेंजीन रिंग लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। किसके साथ करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर CuCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को गेटरमान कोक रिएक्शन कहा जाता है। HVZ रिएक्शन क्या होती है, हेल-वोल्हर्ड जेलिंस्की रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हेल-वोल्हर्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज करो मेरे पास RCH2COOH है, तो इसका हेलोजनेशन करवाना होता है। इसकी रिएक्शन X2 के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, हेलोजन यहाँ लग जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो एसिड। ये अल्फा हेलो एसिड जिसमें मिलता है वो HVZ रिएक्शन होती है। तो यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ थी तो ये इटार्ड रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवलेंट। भाई इनमें से किसका आयोडीन सबसे ज्यादा कोवलेंट है साथी, सबसे ज्यादा कोवलेंट। तो कोवलेंट कैरेक्टर को कौन बताता है, देखो मैं बताता हूँ, फाजांस। अब फाजांस रूल क्या कहता है, फाजांस रूल ये कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, smaller the size of cation and larger the size of anion, more will be the covalent character, more will be the covalent character, ठीक है। अब देखो आयोडाइड आयन यानी हेलाइड आयन का, हेलाइड आयन तो इसमें सेम है, इसका मतलब हम साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जा रहे हैं तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जाते जाते साइज इंक्रीज होता है। कहाँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी किसी ग्रुप में जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ती है, या आप ये कह सकते हो कि शेल ऐड होती है, नई शेल ऐड होती है, ठीक है, नई शेल ऐड होती चली जाती है तो साइज इंक्रीज करता है। साइज कौन से आयन का फिर सबसे बड़ा होगा, मतलब कौन से आयन का सबसे छोटा होगा, तो लिथियम, क्योंकि सबसे ऊपर है इसीलिए इसका सबसे छोटा होगा। तो लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है। तो लिथियम आयोडाइड क्या करेगा, मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, लिथियम आयोडाइड, फिर आपका आ जाएगा सोडियम आयोडाइड, फिर आपका आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, और फिर आपका आ जाएगा रुबिडियम आयोडाइड। ये रहेगा आपके कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर साथी। क्लियर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना अच्छा मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसने क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। कैसे घुमाया हुआ है, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक दोनों को मिक्स कर दिया है। इसने कहा है कि प्राइमरी अमाइड, खास बात क्या है, प्राइमरी अमाइड शोज टू एब्जॉर्प्शन बैंड 3400 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 500 सेंटीमीटर इनवर्स। इनके बीच में दो एब्जॉर्प्शन बॉन्ड शो करता है। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। On treatment with P2O5, the compound formed absorbs that, ठीक है,
अब अगर मैं P2O5 के साथ इस प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन करवा दूं तो जो कंपाउंड बनेगा वो कितने पे एब्जॉर्ब करेगा, तो फ्रीक्वेंसी की बात है भाई। तो मेरे पास क्या है, RCONH2 है। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ करवाता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है साथियों, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल नाइट्राइल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल नाइट्राइल के अंदर, और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब ये जो कंपाउंड आपका बना है यहाँ अल्काइल नाइट्राइल जो बना है, इसकी बात करते हैं कि ये कितने पे एब्जॉर्ब करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो ऑब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो IR स्पेक्ट्रा के अंदर 2040 से लेके 2060 तक सेंटीमीटर इनवर्स IR स्पेक्ट्रा के अंदर। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के अंदर इसका जो ऑब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है साथियों 2240, यानी कि 2240 से लेके 2260 के बीच में होता है। 2240 से 2260 के बीच की वैल्यू कौन सी है भाई, एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 2256 सेंटीमीटर इनवर्स, यही इसका आंसर होने वाला है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 125 में देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये पीजीटी में भी आया हुआ है, HPSC पीजीटी के अंदर 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन वहाँ डिलीट करना पड़ा था क्योंकि वहाँ महानुभाव ने ये वाला जो मोलिक्यूल है ना ये प्रिंट ही नहीं किया था। ठीक है, मतलब ये, ठीक है, प्रिंट ही नहीं किया था, C6H5CH2 वो प्रिंट करना ही भूल गए महानुभाव वहाँ पेपर के अंदर। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है ना इसके बोनस मार्क्स मिले थे सभी को। क्लियर, तो अभी मैं बात करता हूँ कि ये रिएक्शन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, आपके पास है क्या, C6H5CH2OH, ठीक है, इसके साथ जैसे ही आप HBr की रिएक्शन करवाते तो यहाँ क्या होगा, एल्कोहल की रिएक्शन है HBr के साथ तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, मतलब आपके पास अराइल हैलाइड, यहाँ पे तो सॉरी अराइल हैलाइड है तो अराइल हैलाइड ही मिलेगा, CH2Br मिलेगा यहाँ। क्लियर है, जैसे ही इसकी रिएक्शन फिर हम KCN के साथ करवाते हैं तो आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होता है, ये भी आयनिक कंपाउंड होता है, साइनाइड रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा CH2CN, यानी साइनाइड बना, यानी नाइट्राइल बना। अब जैसे ही नाइट्राइल को हीट करते हैं H3O+ के साथ, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस हीटिंग के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कभी भी साइनाइड को अगर आप H3O+ के साथ हीट करते हो तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी साइनाइड ग्रुप जो होता है, जितना आपका साइनाइड ग्रुप है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपके पास जितना साइनाइड ग्रुप है ना वो कंप्लीट साइनाइड ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बस ये बात याद रखनी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या होना है, ये कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, फिनाइल एथनोइक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 126 हमसे क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 126 ये कह रहा है कि पीके गिवन है एसिटिक एसिड का 4.75, एसिटिक एसिड का पीके कितना गिवन है, 4.75 गिवन है। हेंस मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट, किसका मिक्सचर है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का, यानी कि एसिडिक बफर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एसिडिक बफर फॉर्मेशन, एसिडिक बफर की बात कर रहा है साथी। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा, कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन हुज पीएच इन द रेंज, तो एसिडिक बफर है तो उसकी पीएच की रेंज क्या होगी, वैसे तो इसका आंसर बिना हम सोल्व किए भी निकाल सकते हैं, उसकी रेंज होने वाली है ये वाली 3.75 टू 5.75, क्योंकि एसिडिक बफर है। कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है। ठीक है, वीक एसिड और उसका साल्ट, ठीक है, वीक एसिड और उसका साल्ट, सोडियम एसिडेट उसका साल्ट और वीक एसिड हमने यूज किया, तो ये एसिडिक बफर ही बनाएगा। एसिडिक बफर जो होता है उसकी पीएच 3.75 टू 5.75 आपके पास होती है। अगर मैं पीएच निकालना चाहूँ कि पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच ऑफ एसिडिक बफर अगर मैं निकालना चाहूँ तो हैंडरसन एसेल्वेज इक्वेशन हमें याद आती है। उस इक्वेशन में हमसे क्या करवाया गया, पीएच इज इक्वल टू में pKa प्लस में log इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी एसिड के बारे में कह रहा हूँ, तो एसिटेट आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हो गया। अब इसकी पीएच जो रेंज होने वाली है वो पीएच रेंज कितनी रहेगी, पीएच रेंज रहेगी इसकी +-1। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन देखो, पीएच जो है वो किसके इक्वल होगी,
pKa प्लस में लोग, अब यहाँ पर क्या है, एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, तो कंसंट्रेशन आएगी तो log बेस 10 इंटू मैच प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात कर लूंगा मैं, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि इंटू में आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस log 10, प्लस माइनस log 10 के आसपास हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये pK प्लस माइनस 1। अगर मैं pK प्लस माइनस 1 करना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरे पास pK कितना गया हुआ है 4.75, इसमें से एक घटा दो या फिर एक जोड़ दो, वो रेंज आ जाएगी आपके पास, इसीलिए मैंने ये वाली रेंज बोली। अगर एक घटाएंगे तो 3.75 आएगा, एक बढ़ाएंगे तो 5.75, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, अरे बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है साथियों, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। तो हमें पता है SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है कि प्राइमरी जो होते हैं वो सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी एल्काइल हैलाइड रहेंगे। क्लियर है, प्राइमरी सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी रहेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है क्योंकि इसमें प्राइमरी को लास्ट में रखा हुआ है, देखो लास्ट में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है, तो प्राइमरी को सबसे लास्ट कर दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरे में आ गया टर्सरी सबसे लास्ट है, तो हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ओके इन दोनों के बीच में देखना है, तो ये सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी से कम कैसे दे दिया भाई, सेकेंड भी नहीं हो सकता। टर्सरी तीसरा जो ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा इसके अंदर करेक्ट आंसर होने वाला है साथी। तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, कैसे देखो मैं बताता हूँ। ये तीसरा जो ऑप्शन है यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ये राइट आंसर। कैसे देखो, पहले देखो ये है आपका प्राइमरी, प्राइमरी सबसे पहले यानी CH3 CH2 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 Br, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव रहेगा इसमें। दूसरे नंबर पे जो आपके पास एल्काइल हैलाइड आया है वो देखो, अब जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन डायरेक्टली अटैच है उसके साथ एक ही कार्बन और अटैच है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी हुआ मेरे लिए, लेकिन इसके पास ब्रांचिंग आ गई। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आ गया सेकेंडरी, यानी प्राइमरी जिसमें कोई ब्रांच नहीं है पहले, तो वो आएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर कौन सा आएगा, वो वाला प्राइमरी आएगा जिसमें कोई ब्रांच आ गई, तो CH3 होल ट्वाइस CH CH2 Br, ये आ गया। फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी, इसके बाद आएगी सेकेंडरी वाली की, ये वाला जो है वो आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ दो और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद बारी आएगी इस वाले मॉलिक्यूल की, यानी CH3 CH2 CHBr और आपका CH3, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद लास्ट में कौन आएगा, आपका टर्सरी वाला आएगा CH3 होल थ्राइस CBr। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, क्या बढ़ता है, स्टीरिक हिंड्रेंस, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होगा कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड के कार्बन पर, उसको स्टीरिकली हिंडर करते हैं। जितने ज्यादा बल के ग्रुप होंगे उतना ही उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा उतना ही ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अटैक करने ही नहीं देगा। इसलिए SN2 रिएक्शन में प्राइमरी सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, तो 128 में साथियों हमसे क्या पूछता है, 128 में हमसे पूछता है कि ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। देखो मैं 1 बाय 1 सबकी रिएक्शन ही बता देता हूँ। N-हेक्सेन कब बनता है, जब भी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, HI के साथ, उसको प्रोलोंग हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्रोलोंग हीटिंग। प्रोलोंग हीटिंग जब भी करते हैं तो वो क्या बनाता है हमारे लिए, N-हेक्सेन प्रोड्यूस करता है। यही रिएक्शन हमें बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ब्रोमोग्लूकोज तो यहाँ बन ही नहीं रहा, बात ही खत्म है। ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है साथियों, ये इसका एक्चुअल में ये इसका करेक्ट आंसर है, जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर जो होता है ना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनता है भाई, ये वाला फॉर्मूला, CHOH, ये 4 होंगे और ये CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सैक्रिक एसिड कब बनता है साथियों, सैक्रिक एसिड बनता है कि जब हमारे पास, मैं सैक्रिक एसिड का पहले तो फॉर्मूला लगा देता हूँ आपके पास ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब दोनों ही ग्रुप ऊपर और नीचे वाले
वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज के, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो उसको हम कहते हैं सेक्केरिक एसिड। क्या कहते हैं? सेक्केरिक एसिड कहते हैं। अब ये सेक्केरिक एसिड कैसे बनता है? या तो आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो, यानी नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का मतलब CHOH4 CH2OH, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। या फिर आप क्या करोगे, यही कंसंट्रेटेड HNO3 किसके साथ डाल दोगे? आप ग्लूकोनिक एसिड के साथ डाल, तब भी आपको यही वाला एसिड मिलेगा, यानी कि सेकेरिक एसिड ही मिलने वाला है साथ। क्लियर है? तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है। तो हमारे लिए जो आंसर आने वाला वो क्या है? ग्लूकोनिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब भी रिएक्ट करता है ग्लूकोज, तो वो क्या बनाता है? एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं साथियों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं साथियों। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोल कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी? बेरियम नाइट्रेट की, और उसका वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है। पहली चीज क्या गिवन है? आई है, वो है 2.74। फिर क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन दे रखी है हमें कितनी? 0.1 मोलर। किसकी है? बेरियम नाइट्रेट की है। किसकी है? बेरियम नाइट्रेट की। तो उस और पूछा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा कितना होगा। ठीक है, अब देखो डिसोसिएशन का केस है, तो अल्फा का फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बेरियम नाइट्रेट का जब भी डिसोसिएशन करेंगे, तो बेरियम 2 प्लस में NO3 माइनस, ये 2NO3 माइनस आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें टूट रहा है, तो टोटल आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने हुए? नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन के बाद कितने प्रोड्यूस हुए? 3। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाती है इसके लिए? 3 हम मानते, मतलब एन की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू 3 हो जाती है। ये 3 किसकी है? एन की वैल्यू। एन क्या है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ डिसोसिएशन वाला केस, ठीक है। तो अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालना है, तो उसकी वैल्यू कैसे आती है? I-1 अपॉन में n-1 से आती है। यहां से हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है I इक्वल टू में 1 प्लस में अल्फा इंटू में n-1 होता है। ये जब भी डिसोसिएशन का केस लग रहा हो, तो यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना। ये किसके केस में लगता है? हमेशा डिसोसिएशन के केस में लगता है। किसके केस में लगता है भाई? डिसोसिएशन केस के अंदर यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर है? वियोजन जब भी होता है तब यही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा। आई आपका पता है वेंट ऑफ फैक्टर है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू में 1 प्लस में 2 अल्फा कर दूंगा। 1 प्लस में 2 अल्फा कैसे हुआ? मैंने यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी और i की वैल्यू पुट कर दी। तो i क्या हुआ? 2.74 विच इज इक्वल टू 1 प्लस में अल्फा इंटू में n-1 यानी 3-1 का मतलब 2। इसका मतलब क्या हो गया? 2.74 इज इक्वल टू में 1 प्लस में 2 अल्फा हो गया। वही वैल्यू मैं यहाँ, इसको मैंने किसके इक्वल रख दिया फिर? 2.74 के इक्वल। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 2 अल्फा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2.74 माइनस में 1 विच इज इक्वल टू में 2 अल्फा इज इक्वल टू में 1.74। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1.74 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 0.87। अगर ये 0.87 आया, तो अगर मुझे परसेंटेज निकाल, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई में 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसको इससे काट दो क्योंकि डेसिमल हट ही गया, तो आपके पास आ जाएगा 87% आंसर इसका होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा सर। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली आसान भी है, अच्छा भी है, लेवल मान सकते हो इस क्वेश्चन का, क्योंकि दिखता आसान है, करने में थोड़ा दिक्कत होती है जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते। तो ये कहता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड। कोई भी एक इमेजिनरी वीक एसिड है HA, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 10%। क्लियर? क्या है?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है। कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1 मोलर। पहले हम वही चीज लिख देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 मोलर कंसंट्रेशन है साथ, यानी 1 मोल पर लीटर। उसके बाद इसने लिखा हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ साथियों में अल्फा में। अल्फा कितना है 10%। तो 10% को अगर मैं सीधा लिखूं तो कितना हो जाएगा 0.1। क्लियर है। अब मुझे निकालनी है पीएच। पीएच के लिए चाहिए मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या फिर H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड मल्टीप्लाइड बाय में, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड मल्टीप्लाइड बाय में आपका अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1 मोलर, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कितना है 0.1। तो आंसर कितना है 0.1, यानी H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकली साथियों 0.1। तो अगर मुझे पीएच निकालनी तो पीएच क्या होगी नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर -1 यही होगा, क्योंकि 0.1 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 रेज टू द पावर -1 हो गया साथियों। क्लियर। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी तो प्लस का हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर रहेगा अपने पास, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास, यानी पीएच जो आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी साथियों। क्लियर। इसी के साथ साथियों आज का लेक्चर यही हम खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सही लग रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। थ्योरी सबने पढ़ी होती है, सभी पढ़ के जाते हैं, बात आती है आपने क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर में आपका टाइम उतना ही कम लगेगा और एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा आएगी। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी फ़ायदा उठा सके। इसके कोई पैसे नहीं है, ठीक है। मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ सिखाना, पैसे कमाना नहीं है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। थैंक यू।